दोस्तों आपने अखंड भारत के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये एक आइडिया है जिसमें बात की जाती है रीयूनिफिकेशन ऑफ कंट्रीज, जो भारत के आसपास के देश हैं उनको मिलाकर एक महान भारत बनाने की। लेकिन इसको लेके जो अलग अलग लोगों के वो अलग अलग विचार हैं कि कौन कौन से देश हैं जिनको मिलाकर एक अखंड भारत बनाया जाए। इसको लेकर मुख्य तौर पर दो तरह के विचार सामने आते हैं। जो पहला विचार है वो कहता है उन देशों को मिलाकर एक अखंड भारत बनाया जाए जिनको अंग्रेज 1857 से पहले इकट्ठा भारत के मानकर जो है वो राज करते थे। वो इस पहले आइडिया में जो है वो बात की जाती है भारत के साथ साथ अफगानिस्तान की, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और भूटान की। जो दूसरा विचार है ये बात करता है कि जो पहले विचार के जो देश हैं इनके अलावा जो थाईलैंड है, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस और तिब्बत का जो एरिया है ये भी एक अखंड भारत बने। आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये अखंड भारत कल को बन जाए, मान लीजिए आज आप रात को सो रहे हैं और सुबह उठते ही आपको खबर मिलती है कि अखंड भारत बन गया, चाहे वो जो है पहले विचार के तहत बने या दूसरे विचार के तहत बने, तो उसमें जो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो बदल जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि इस चैनल पर जब ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोबारा अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों अखंड भारत बनने के बाद जो जो चीज़ें बदलेंगी उनको हम दो हिस्सों में बांटेंगे। पहला जो है उसको बोलेंगे AB1 यानी कि अखंड भारत 1, जो कि पहले आइडिया के तहत बनेगा, जो बात करता है भूटान से लेकर म्यांमार तक की। और दूसरे को हम बोलेंगे AB2 जिसमें थाईलैंड, मलेशिया जैसे देशों को भी इंक्लूड करने की बात की जा रही है। इसमें हम जो तिब्बत है उसको जो एक्सक्लूड करके बात करेंगे क्योंकि तिब्बत के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। वो आज चाइना का हिस्सा है, इस वजह से जो है उसके बारे में बहुत सारी जो हमें जहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इस वीडियो को बनाने के लिए वो जो है उपलब्ध नहीं हो पाई। इस वजह से हम उसको जो है बाहर रखकर चलेंगे। बहुत सारे देश जो इकट्ठा होकर एक नया देश बनेगा तो सबसे पहली बात ये है कि उसका जो क्षेत्रफल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। दोस्तों अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आज जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। लेकिन दोस्तों जब अखंड भारत 1 बनेगा तो उसमें जो पूरा क्षेत्रफल होगा वो लगभग होगा 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर। आज भारत का जो स्थान है अगर हम पूरे दुनिया में देखें तो वो 7वां है। इतने देश इकट्ठे होने के बाद भी जो भारत का स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से वो पूरे दुनिया में 7वां ही रहेगा। इसी तरह से अगर जो AB2 बनता है तो जो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो लगभग 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर होगा। उस समय जो भारत का जो रैंक है दुनिया में वो 7 में से वो चौथा हो जाएगा। अब जब इतने सारे देश हैं वो मिलेंगे तो जाहिर तौर पर जो उनकी पॉपुलेशन है वो भी इकट्ठी हो जाएगी एक जगह। आज भारत की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 135 करोड़ के करीब है। अगर AB1 बनता है तो अखंड भारत की जो पॉपुलेशन होगी वो 187 करोड़ से भी ज़्यादा होगी। और अगर AB2 बनता है तो यही जो पॉपुलेशन का नंबर है 273 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। चाहे AB1 बने चाहे AB2 बने, दोनों जो हालातों में है हम जो है दुनिया का सबसे पॉपुलेशन वाला देश बन जाएंगे। अगर दोस्तों पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आज की तारीख में भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें लगभग 80% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू धर्म को मानने वालों की है। जो 14% के करीब है वो इस्लाम धर्म को मानने वालों की है। 2.3% है वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, 1.7% है सिखिज्म को मानते हैं, 0.7% है वो बुद्धिज्म को मानते हैं। जैनिज्म को मानने वालों की जो संख्या है वो 0.4% है और 0.23% है जो दूसरे धर्मों को मानते हैं। लेकिन दोस्तों अगर जो है AB1 बनता है, अखंड भारत 1 बनता है तो उसमें जो है हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की जो परसेंटेज पॉपुलेशन है वो कम होकर हो जाएगी 60%। तो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनकी जो पॉपुलेशन है उनकी जो परसेंटेज है वो 14% से बढ़कर वो जो है 31% हो जाएगी। इसी तरह बुद्धिज्म को मानने वाले लोगों की जो परसेंटेज है जो आज की तारीख में 0.7% है वो बढ़कर जो है 4% से ज़्यादा हो जाएगी। क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोगों की जो परसेंटेज है वो 2.14 रहेगी और सिखिज्म को मानने वालों की जो परसेंटेज है 1.23 रहेगी। जैनिज्म को मानने वाले लोगों की जो परसेंटेज है वो 0.29 रहेगी। इसी तरह और बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं वो हमारे देश में शामिल हो जाएंगे। अगर दोस्तों अखंड भारत 2 बनता है तो जो हिंदुज़म को मानने वाले लोग हैं उनकी जो परसेंटेज है पॉपुलेशन में लगभग 48% के करीब रहेगी। जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनकी जो परसेंटेज है वो 36% से ज़्यादा हो जाएगी। बुद्धिज्म को मानने वाले लोगों की जो परसेंटेज है वो 7.72% हो जाएगी। क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोगों की जो परसेंटेज है वो 3.45 हो जाएगी। सिखिज्म को मानने वाले लोगों की जो परसेंटेज है 0.97% लगभग 1% के करीब हो जाएगी। जैनिज्म को मानने वाले लोगों की जो परसेंटेज है वो 0.23% हो जाएगी। और बहुत सारे धर्म हैं जो कि इस देश में शामिल हो जाएंगे।
अगर दोस्तों बात करें जीडीपी की, तो आज की तारीख में जो हमारे देश की जीडीपी है वो है लगभग 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। अगर अखंड भारत वन बनता है तो यही जो जीडीपी है ये हो जाएगी 4 ट्रिलियन डॉलर्स। यहाँ देखने वाली बात ये है कि जो अखंड भारत वन बनने से जो हमारी जीडीपी है वो लगभग 33% बढ़ेगी, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो 40% तक बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर अखंड भारत 2 बनता है तो जो हमारी जो जीडीपी है वो हो जाएगी 6.7 ट्रिलियन डॉलर्स। इसी के साथ जो हमारा सपना है 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी होने का वो भी पूरा हो जाएगा। इससे हमें जो इकॉनमी में गेन मिलेगा वो 120% मिलेगा, लेकिन जो पॉपुलेशन में गेन मिलेगा वो 75% मिलेगा। इससे हमें एक बात तो समझ सकते हैं, जो अखंड भारत वन में जो देश हैं भारत के साथ जुड़े हैं वो ज़्यादातर गरीब देश हैं, उनसे हमें पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी लेकिन इकॉनमी कम मिलेगी। लेकिन अगर अखंड भारत 2 बनता है तो उससे जो है हमारी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उससे ज़्यादा हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ होगी। अगर अखंड भारत 2 बनता है तो उसमें जो ज़्यादातर देश शामिल होंगे वो आज की तारीख में भारत से ज़्यादा जो संपन्न है, उन तरह से जो हमें जो जीडीपी का जो गेन मिलेगा वो पॉपुलेशन गेन से ज़्यादा होगा। दोस्तों अगर हम बात करें पर कैपिटा जीडीपी की, तो आज की तारीख में जो भारत की जीडीपी है वो है $2191। इसके साथ जो भारत का दुनिया में रैंक है वो है 162। अगर अखंड भारत वन बनता है तो जो भारत की जो जीडीपी पर कैपिटा हो जाएगी $2090, और इसके साथ दुनिया में जो हमारा रैंक है वो 164 हो जाएगा। असल में दोस्तों जो रैंक है जो है 167 होना था, लेकिन 3 ऐसे देश जो अखंड भारत का पार्ट बनेंगे उनकी जीडीपी आज की तारीख में अखंड भारत 1 से ज़्यादा है। जब वो देश भी अखंड भारत 1 का पार्ट बन जाएंगे तो जो 3 स्लॉट हैं ऊपर के वो खाली हो जाएंगे। इस तरह से हमें जो 3 स्लॉट का वो गेन मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर अखंड भारत 2 बनता है तो जो हमारी जीडीपी होगी पर कैपिटा वो हो जाएगी 2829। इससे जो भारत का जो रैंक है दुनिया में 143 हो जाएगा। आज की तारीख में ऐसे 8 देश होंगे अखंड भारत 2 में जिनकी पर कैपिटा जीडीपी वो भारत से ज़्यादा है। इससे जो है हमें 8 नंबर का जो गेन है वो तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। दोस्तों किसी भी देश के जो लोग हैं उनका जो ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड है उसको देखने के लिए एक पूरी दुनिया में टर्म यूज़ की जाती है जिसको बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जिससे ये पता चलता है कि जो देश के ज़्यादातर लोग हैं उनका जो है लाइफस्टाइल कैसा है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। HDI कैलकुलेट करने के लिए पूरी दुनिया में है वो एक तरह के जो स्टैंडर्ड है वो लिए जाते हैं। इसलिए तो देसी सेंस कहती है कि जो HDI है जो एक बेहतर तरीका है किसी भी देश के लोगों की खुशहाली देखने का एज कम्पेयर टू पर कैपिटा जीडीपी। क्योंकि पर कैपिटा जीडीपी कई बार मिसलीडिंग हो सकती है। ये भी हो सकता है कि किसी सोसाइटी में जो है वो टॉप के जो 1-2% लोग हैं उनके पास सारी दौलत हो, जो जीडीपी बढ़ने का सारा बेनिफिट है जो उन लोगों को मिले, ना कि आम लोगों को। लेकिन HDI जो है वो वाइडर पॉपुलेशन को देखता है, उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड उनको देखता है। तो ये एक बेहतर तरीका होता है किसी भी देश के लोगों की जो खुशहाली है उसको देखने का। जो HDI की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है फाइनल दोस्तों वो 0 और 1 के बीच में होती है, जहाँ पे 1 जो है सबसे अच्छा है और 0 सबसे ख़राब है। आज की तारीख में भारत का जो HDI वैल्यू है वो है 0.647। इसके हिसाब से भारत का जो दुनिया में रैंक बनता है वो बनता है 126। अगर अखंड भारत 1 बनता है तो इस हिसाब से जो है वो भारत का जो HDI बनेगा वो बनेगा 0.629। इससे जो है हमारा जो रैंक है दुनिया में 128 हो जाएगा, यानी कि वो कम हो जाएगा। अगर दोस्तों अखंड भारत 2 बनता है तो जो HDI निकल के आएगा वो होगा 0.647, जो कि आज के HDI इंडेक्स के लगभग बराबर है। जो हमारा दुनिया का रैंक होगा वो 120 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो HDI है वो तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो रैंक है दुनिया में वो अच्छा हो रहा है, क्योंकि 6 ऐसे देश हैं जो अखंड भारत 2 का हिस्सा होगा। उनका आज का जो HDI है वो आज के भारत से जो है वो बढ़िया है। जब वो अखंड भारत का हिस्सा हो जाएंगे तो वो देश है ऊपर से स्लॉट से वो हट जाएंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली अखंड भारत का जो है वो 6 रैंक बढ़ जाएगा। दोस्तों जब अखंड भारत बनेगा तो ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं इन नंबरों के अलावा जिनको हम आज भी देख सकते हैं जो उनका हमारे ऊपर असर पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ जो है जिसका असर पड़ेगा वो है POK का जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो भी एक अखंड भारत का हिस्सा हो जाएगा, तो POK जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी। दूसरा जो दोस्तों असर पड़ेगा वो ये है कि जो आज हम NRC करने की बात कर रहे हैं इसकी ज़रूरत भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि NRC के थ्रू ही हम उन लोगों की जो है आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं जो इन्हीं देशों से जो है भारत में आए हैं। जब ये देश जो है सारे अखंड भारत का जो हिस्सा बन जाएंगे तो हमें जो है NRC करने की भी ज़रूरत नहीं रह जाएगी।
अगर दोस्तों अखंड भारत बनता है तो उसमें ये जाहिर सी बात है कि जो भारत है, आज का भारत है, उसकी जो इकॉनमी है बाकी देशों से बेहतर है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या म्यांमार से जो है वो भारत की तरफ, जो भारत के आज के शहर हैं उनकी तरफ माइग्रेट करेंगे। बहुत सारी माइग्रेशन होगी जब ये यहाँ कोई बॉर्डर नहीं रहेगा। जो हमारे आज के बड़े शहर हैं, चाहे दिल्ली हो, बेंगलोर हो, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे जो वो मुंबई हो, इनकी जो जनसंख्या एकदम से और बढ़ सकती है। लेकिन अगर अखंड भारत 2 बनता है तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अखंड भारत का वो जो हिस्सा होंगे, जिनकी आज की जो इकोनॉमिक कंडीशन है आज के भारत से काफ़ी अच्छी है। इस तरह से जो माइग्रेशन है वो थोड़ी बैलेंस हो जाएगी, लेकिन माइग्रेशन होगी ज़रूर। ये सारे देश मिलकर जब दोस्तों एक नया देश बनाएंगे तो जो इन देशों की जो आज की समस्याएं हैं, ये सारी की सारी समस्याएं जो है नए देश के जो है इससे भी आएंगी। आज की तारीख में जो है भारत का तालिबान से कोई डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीने से जो तालिबान है अफगानिस्तान में दोबारा अपने पैर पसार रहा है, तो ये एक नई समस्या है जो भारत के जो गले पड़ेगी, जिसको भारत को हैंडल करना होगा। इसी तरह जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं वो भी भारत के जो है उसके गले पड़ जाएंगे। जो म्यांमार के पॉलिटिकल क्राइसिस है वो उनके बारे में हम जानते हैं, वहाँ सेना ने तख्ता पलट कर दिया है, बहुत सारे लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो म्यांमार छोड़ के वो भारत में आ रहे हैं। वो जो समस्या है वो भी अखंड भारत को फ्री में मिलेगी। इसी तरह हर देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि नए देश को जो है वो हल करनी पड़ेंगी। अगर हम ओवरऑल देखें तो जो अखंड भारत 1 का है उसमें जो ज़्यादातर देश है वो भारत के साथ जुड़ेंगे, वो जो है उनमें समस्याएं ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं। लेकिन जो अखंड भारत 2 है उसमें जो ज़्यादातर देश जुड़ेंगे उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी बेहतर है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। इस तरह से जो नया अखंड भारत बनेगा वो एक बैलेंस्ड देश होगा। दोस्तों आप भी अपना जो विचार है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आप जो है अखंड भारत के आइडिया को सपोर्ट करते हैं। अगर करते हैं तो जो कौन सा अखंड भारत 1 या अखंड भारत 2 ऑप्शन वाला बनना चाहिए, या फिर आपके जो दिमाग में कोई और आइडिया है कि कुछ और देशों को मिलाकर जो है अखंड भारत बनना चाहिए। अगर आपको वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव लगता है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।